पीएम मोदी के मन की बात का 121वां संस्करण। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए आतंकी हमले का किया जिक्र। कहा, भारत आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट। पीएम मोदी के मन की बात का 121वां एपिसोड। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनी मन की बात। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रहे शामिल। और दिल्ली के रोहिणी इलाके के झुग्गी कॉलोनी में लगी भीषण आग। आगजनी की घटना में 2 बच्चों की मौत। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पहलगाम में हुई आतंकवादी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर ही रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। खबर नई दिल्ली से है, जहां पीएम के मन की बात का 121वां संस्करण हुआ। सीएम रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बवाना में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना।
तो देखिए, आज पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 121वां संस्करण जो है, एपिसोड जो है, यहां पर प्रसारण किया गया, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। और इनके साथ ही आपको बताते चले कि वीरेंद्र सचदेवा जो है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी यहां पर मौजूद रहे। और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के 121वां एपिसोड जो है, आज सीएम रेखा गुप्ता ने मन की बात का सुनाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज कांझावाला में देवी मां के दर्शन कर और पूजा अर्चना में लीन होकर अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। मां से समस्त दिल्ली वासियों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद सभी दिल्ली वासियों पर सदैव बना रहे और दिल्ली विकास और समृद्धि के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। आर्य समाज विशाखा इनक्लेव पीयू ब्लॉक उत्तरी प्रीतमपुरा और इसके द्वारा आयोजित 35वें वार्षिक उत्सव में सीएम रेखा गुप्ता पहुंची और सीएम ने कहा कि कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस आध्यात्मिक वातावरण में कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त कर अत्यंत आत्मिक सुख की अनुभूति हुई है। और इस अवसर पर उपस्थित होकर सीएम को आर्य समाज की महान परंपराओं और मूल्यों का अनुभव हुआ। साथ ही आर्य समाज को लेकर मंच से अपने विचारों को साझा किया। आर्य समाज धार्मिक पूजन और पूर्ण जागरण, सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रचार प्रसार और नैतिक जागरूकता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। बवाना में ग्रामीण गौशाला द्वारा आयोजित गौ भजन हवन और भंडारे में सीएम रेखा गुप्ता सम्मिलित हुई। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि गौ माता की पूजा और सेवा कर अत्यंत शांति और आनंद की अनुभूति हुई है। गौ माता का आशीर्वाद उनके जीवन को समृद्ध और पवित्र बनाता है। उनकी सेवा करना जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। गौ माता केवल आस्था का नहीं, हमारी संस्कृति, परंपरा और संस्कारों का भी आधार है। सीएम ने कहा कि इस गौ भजन कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में सदैव ही समाज में सकारात्मकता और एकता को बढ़ावा दिया है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह भी उपस्थित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकल्प को पूरे देश के सामने स्पष्ट शब्दों में रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्व है कि पूरा देश एकजुट होकर आतंक के खिलाफ खड़ा है। कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार की दूरदर्शी नीतियां और मजबूत नेतृत्व दिल्ली को विकास के नए शिखर पर ले जा रही है। चाहे बुनियादी ढांचे का विस्तार हो, साफ सफाई अभियान, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं या जन कल्याण योजनाएं, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हो रहा है। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार ने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जो है, उसकी दूरदर्शी जो नीतियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो रही है और लगातार दिल्ली में नए विकास जो है, यहां पर लगातार दिल्ली की सरकार, बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में यहां पर हो रहा है। तो देखिए, आपको बताते चले कि यहां पर कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार ने दरअसल ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने बीजेपी सरकार जब से दिल्ली में बनी है, दिल्ली में हमें जो विकास के कार्य है उसमें और भी गति मिली है। यानी कि यहां पर कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर पर बीजेपी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लगातार यहां पर विकास के कार्य जो है किए जा रहे हैं। चाहे वो बस की सेवा हो या फिर साफ सफाई की जो भी समस्या है, यहां पर लगातार सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कार्य जो है वो किया जा रहा है। और जल संकट को भी यहां पर दूर किया जा रहा है। जल संकट की बात
बात हो, हीट वेव की बात हो, प्रदूषण की बात हो, ये जो तमाम दिल्ली के जो मूलभूत जो मुद्दे रहे हैं उसको लेकर लगातार हमारी सरकार जो है वो तत्पर है, काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी जमीनी स्तर पर उतरकर सारे कामों का जायजा लेती हैं और उनके नेतृत्व में काम जो है, विकास की गति जो है वो यहां पर पूरे साफ तौर पर देखी जा रही है। दिल्ली की जनता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज बदली है कि एक ऐसी सरकार यहां बन के आई है जो जनता के हित में काम करने के लिए 24 पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम किया, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात का जिक्र करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है और आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। तो वहीं बाहरी दिल्ली के अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 4 से 5 की संख्या में हमलावर आए थे, जिसने गाड़ी को ओवरटेक करके रोका और लाठी डंडों से प्रॉपर्टी डीलर पर हंगामा कर दिया है और हमला किया। और जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकला था, जिसके दौरान ये हमला जो है उस पर किया गया और 4 से 5 की संख्या में दरअसल ये हमलावर आए और लाठी डंडों से प्रॉपर्टी डीलर पर हमला किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके के झुग्गी कॉलोनी में भीषण आग लग गई और इस आगजनी की घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। तो वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के मुताबिक करीब 800 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। साथ ही इस घटना में लोगों के घर का सामान भी जलकर राख हो गया। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रही कि किस तरीके से यहां पर जो गरीब हैं उनके आशियाने जो हैं वो पूरी तरह से यहां पर जल चुके हैं और जिससे जो गरीब लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। फिलहाल यहां पर दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची हैं और यहां पर आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दमकल विभाग जो है पहुंचा है और कड़ी मशक्कत जहां पर यहां पर लगातार कड़ी मशक्कत जो है वो की जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कई ऐसी झुग्गियां जो हैं वो पूरी तरह से जल गई हैं, खाक में मिल गई है। और ये तस्वीरें भी इस पूरे दृश्य को बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जो गरीब तबका है उसके आशियाने जो है वो आग की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल यहां पर दमकल विभाग जो है पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खबर नई दिल्ली से है, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुद्ध जयंती पार्क का दौरा किया है। और देखिए यहां पर राज्यपाल बुद्ध पार्क पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने इसका दौरा किया। यहां पर तमाम गणमान्य लोग जो है वो भी इनके साथ राज्यपाल के साथ मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित विकसित भारत संवाद के दौरान राष्ट्रीय राजधानी को एक आदर्श शहर में बदलने के लिए सरकार के रोड मैप का अनावरण किया। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हिस्सा लिया। देश आज आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के 6.5 लाख परिवारों को इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ का एश्योरेंस मिला है कि 10 लाख रुपए तक का इलाज, आपको कोई भी तकलीफ आए, बीमारी आए, आपके पास में चॉइस है। दिल्ली या दिल्ली के देश भर के अन्य राज्यों में ऐसे 30,000 अस्पताल चिन्हित किए गए जिनमें आप जाकर के इलाज करा सकते हो। आपका मन है कि मुझे हैदराबाद के अस्पताल में जाकर इलाज कराना है, मुझे उत्तर प्रदेश के इस अस्पताल में इलाज कराना है, वो आपकी लिस्ट पे है। आप जाइए,
इलाज कराइए और खर्चा 10 लाख रुपए तक का सरकार वहन करेगी। बताइए कितनी बड़ी योजना है। निश्चित कर दिया गया उन परिवारों को कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको कम से कम इलाज के लिए रोना नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से इसी श्रृंखला में जो 70 साल के बुजुर्गों के लिए आदरणीय मोदी जी ने योजना दी, उसको भी हमने तुरंत प्रभाव से अपनाया। और आप मानिए कि ये जो 28 तारीख है, 28 तारीख से दिल्ली के हर 70 साल के बुजुर्ग का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो रहा है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, रेडी वाला हो या BMW वाला हो, 70 साल के हर बुजुर्ग को उसके बच्चे उसे देखभाल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पर सरकार उसकी देखभाल करेगी। ये जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको हमने लागू किया और दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिले, नई मशीनरी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई प्लेसमेंट, इन सारे कामों को एक मुश्त होकर के दिल्ली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब दिल्ली के लोग सरल इलाज और सुविधाजनक इलाज पा पाएंगे। तो ये दिल्ली के इस मुकुट में एक मोती जुड़ने जैसा है। शिक्षा की बात कहूं, इतना ढिंडोरा पिछली सरकारों ने पीटा, इतना ढिंडोरा पीटा कि हमारे जैसा शिक्षा मॉडल कहीं है ही नहीं। और सच मानिए कि हम भी जब बाहर बैठते तो सोचते थे कि सच में ऐसा किया क्या, पर आज जब सरकार के अंदर बैठ करके देखते हैं तो लगता है कि यार इतना बड़ा ढकोसला भी हो सकता था। आपने सिस्टम बना दिया कि 9वीं में यदि किसी बच्चे के कम नंबर है तो उसको हम आगे ही नहीं बढ़ने देंगे, उसको हटा दिया जाता था। 11वीं में यदि किसी बच्चे के नंबर कम है उसको फेल घोषित करके डिस्टेंट एजुकेशन में डाल दिया जाता था। तो भाई जब सारे ही बच्चे आप ले लोगे जो कि अच्छी पढ़ाई में हैं तो आपका तो 100% रिजल्ट आएगा ही। तो ऐसे लाखों बच्चों को आपने घर बिठा दिया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया नहीं। 4 क्लास दिखा करके आप कहते हैं हम तो स्मार्ट क्लासेस कर रहे हैं। आप एजुकेशन को अपना बोर्ड बना करके जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश के लिए बनी उसको अपने दरकिनार कर दिया। तो क्या ये दिल्ली के बच्चों के लिए एक धोखा नहीं था? आज हमारी सरकार आने के बाद पूरे तरीके से एजुकेशन में केजी से लेकर पीजी तक बच्चों को हम जो सुविधाएं दे सकते हैं ताकि दिल्ली के स्कूलों में पढ़े हुए ये बच्चे कल को वो भविष्य बना लें जिसके वो सच में अधिकारी हैं और शिक्षा व्यवस्था। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों में फैसिलिटीज, अच्छी एकेडमी और पूरा का पूरा उनका मॉड्यूल ऐसा रहे कि बच्चा जब पढ़ के यहां से निकले तो जीवन में संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। इसकी हमारी तैयारी है। मैं जरूर बात करना चाहूंगी वो जो 2 बड़ी समस्याएं जो हर दिल्ली वासी के बातों में रहती है। अरे भाई पॉल्यूशन, दिल्ली का पॉल्यूशन, दिल्ली में सांस कैसे ले, दिल्ली में जिए कैसे, दिल्ली से तो बाहर जाने का दिल करता है। ये शब्द हम सबके कानों में पड़े होंगे और आप में से बहुत सारे लोग कहते भी होंगे। पर क्या इस समस्या का समाधान एक्चुअल में किसी सरकार ने किया था? इससे पहले केवल बातें की, करोड़ों रुपए इस एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए कि भाई पराली का धुआं आता है नियर बाय स्टेट से और हम पराली की दवाई बनाएंगे, वो छिड़केंगे और फिर देखिए आप क्या होगा। 25 करोड़ रुपए खर्च किए, पर क्या वो दवाई बनी? क्या किसी राज्य को दी गई? क्या कहीं छिड़की? नेवर, कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपने और कोई कदम उठाया? हाँ उठाया, ऑड एंड इवन। आप बताइए ऑड एंड इवन से क्या पॉल्यूशन का समाधान हुआ? एक टॉवर लगाया, जितने की टॉवर की कॉस्टिंग नहीं थी उससे ज्यादा 100 गुना उसके एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, पर वो टॉवर की स्थिति क्या थी? 6 महीने में बंद, किसी ने देखा भी नहीं होगा वो टॉवर कहां है। पर आज जो सरकार आई, जेन्युइनली कैसे दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो इसके लिए घंटों बैठ के पूरा का पूरा स्टडी करके और एक्सपर्ट्स के साथ में एडवाइजेस लेके एक पूरा लेआउट प्लान बनाया गया। किस किस सेक्टर में काम करना होगा। जो देखिए कंपोनेंट क्या है एयर पॉल्यूशन के, आपका डस्ट पार्टिकल जो आपके सड़क किनारे धूल उड़ती है, डस्ट पार्टिकल जो आपकी गंदगी फैली रहती है,
आपका व्हीकलर पॉल्यूशन, आपकी गाड़ियां चलती हैं उसमें से आपका धुआं निकलता है, वो आपका एयर पॉल्यूशन के मेजर कंटेंट्स है। कैसे खत्म होंगे भाई? दिल्ली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है, इसकी तैयारी करने के लिए 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, उसकी पूरी तैयारी कर दी गई है कि 2028 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पब्लिक सेक्टर के हैं उसको हम लेके आ पाए, और उसके साथ में जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे व्हीकल हैं, वो स्कूटर है, वो गाड़ियां हैं, उसको मोटिवेट करें, उसमें हम योजना दे करके, उसमें रिबेट्स दे करके, उसका रोड टैक्स खत्म करके हम उनको इतना मोटिवेट करें कि धीरे धीरे करके हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सारा का सारा पॉल्यूशन फ्री मोड पे आ जाए। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। इसके साथ डस्ट पार्टिकल, अब देखिए कितनी मजेदार बात है, पिछली सरकारें डस्ट पार्टिकल कैसे ना चले उसके लिए जो स्मोक गन्स होती थी, जो आप देखते हैं ना सड़क पे वो पानी डालती हुई चलती हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं, कब चलाते थे? जब सर्दी आ गई, जब बिल्कुल लग गया कि अरे भाई अब तो बिल्कुल प्राण हथेली पे आ गए, कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, उस 1, 1.5, 2 महीने में केवल चलती। पर क्या पॉल्यूशन 2 महीने की कहानी है? ये 12 महीनों का काम है। आज गर्मी के मौसम में भी जो धूल उड़ रही है, आज भी AQI अधिक है। आज पूरे विश्व में यदि दिल्ली पॉल्यूशन के नाम पे धब्बा बन गया है कि भाई दिल्ली का पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो उसकी तैयारी, उसके लिए काम 12 महीने करने की जरूरत है, 12 महीने। और उसकी तैयारी हमने करी है कि आज जो भी मशीनरी हम चलेगी, हमने व्यवस्था बनाई कि 1000 वाटर स्प्रिंकलर दिल्ली में चलेंगे, और वो भी बारिश का मौसम छोड़ के पूरे के पूरे आपके 10 महीने 11 महीने आपको रोड पे दिखाई देंगे और काम करते हुए दिखाई देंगे। तब जाकर के ये पार्टिकल, जो 10 पार्टिकल है, सेटल डाउन होंगे। इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रिक पोल है, इसमें वाटर स्प्रिंकलर लगे ताकि उसके आसपास का जो पौधे लगे, जो ग्रीन एरिया, उस पर भी डस्ट ना उड़े। एक एक चीज पे चर्चा करते हुए, जो हाई राइज बिल्डिंग है उन पे हम मैंडेटरी करेंगे कि आप अपने स्प्रिंकलर लगाएं और हाई राइज बिल्डिंग के माध्यम से जो वायु प्रदूषण है वो कम हो। इसी तरीके से अनेकों स्टेप, हर चीज पे माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में आपके एयर पोल्यूशन काउंट करने वाले जो टावर है उसकी डायवर्सिटी, उसको अलग अलग जगहों पे लगाना, एक्चुअल मॉनिटरिंग करना, और एक पूरी दिल्ली के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसकी तैयारी हो। इस तरह की तैयारियां दिल्ली सरकार कर रही है। भाई ताली बजानी तो जोर से बजाओ, धीरे से बजाओ। और आपको ये लग रहा होगा मैडम तो भैया भाषण दे, भाषण नहीं दे, एक्चुअल में आप यमुना सफाई की बात करें। सरकारें, मतलब पूरा देश कह कह के थक गया भाई यमुना सफाई, इतना बुरा हाल किया सरकारों ने पिछली। सच बता रही, 0, 0, कुछ नहीं। आज यदि हम आते ही एक मैसेज गया पूरी दिल्ली में कि यमुना की सफाई पे काम शुरू हो गया, तो आप मानिए ना कि काम शुरू हुआ होगा तभी तो संदेश जा रहा है। आज मैं, हमारे मंत्री, हमारे विधायक हर समय आपको दिखाई देंगे। आज इस नाले की सफाई को देख रहे हैं, आज दूसरी जगह गए, आज तीसरी जगह गए, सड़कों पे नजर आएंगे। भाई आज यदि यमुना जी में 22 बड़े बड़े नाले जो नदी से भी हैवी हैं, वो अपना पूरा का पूरा गंद लेके गिरेंगे तो यमुना साफ कैसे होगी? आज उनकी सफाई करना सबसे पहला टारगेट है। उन सारे नाले जो दिल्ली में चल रहे हैं, उन सब पे बड़ी बड़ी मशीनरी लगा करके उनकी टाइम बाउंड तरीके से डीसिल्टिंग, आज इतना समय तक आपको इतने मैट्रिक टन कूड़ा निकालना है, इतने समय तक इतना निकालना है, उसको पूरा वॉच करना, उसको पूरा देखना। लगातार पिछले 2 महीने से वो काम, डेली की रिपोर्ट कि कल कितना काम हुआ, परसों कितना काम हुआ, रोजाना की रिपोर्ट ली जा रही है। और हजारों मीट्रिक टन कूड़ा अभी तक सिर्फ हमारे दिल्ली में बह रहे उन नालों से निकाला गया है। एक दिन में यमुना साफ नहीं होने वाली। मुझे एक रिपोर्टर ने पूछा, उलझ गए, आप बताइए जी, आप बताइए। मैंने कहा झूठ क्यों बोलूं भाई? झूठ नहीं बोलूंगी, मैं केजरीवाल जी नहीं। मैं नहीं बता सकती आज कब तक खत्म होगा,
पर मैं इतना बता सकती हूँ कि हमारी नीति और नियत दोनों साफ है भाई, काम करने की नियत है और काम हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं हर चीज को टाइम बाउंड तरीके से कि भाई ये काम इतने दिन में पूरा होना चाहिए, फिर खड़े हो जाते हैं। किसी डिस्कसिंग के लिए जाते हैं भाई इस हफ्ते आए हैं आपको 10 दिन बाद दोबारा आके खड़े होंगे, बताना पड़ेगा। तो दिखाते हैं कि देखिए मैडम ये पूरा ब्रिज है, ब्रिज के इतने बैरिकेड बने हुए हैं, पिछली बार हमने देखा एक बैराज से पानी निकल रहा था, अगली बार देखा 3 से निकल रहा है, तो समझ में आता है कि सफाई हो रही, दिखता है भाई। आज यमुना जी ने जब चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला